नमस्कार दोस्त, आज हम एक टीचर और स्टूडेंट की कहानी लेके आए हैं, दिल को छू जाने वाली। एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें ज़मीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्ट्रेट की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उनके बाद गाड़ी से जिला कलेक्ट्रेट उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वो एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में जैसे ही वो जिला कलेक्ट्रेट जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। वो उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उसके क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं, अब वो यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूँ। आप उनके घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वो फिर से पूछ ही लेते हैं कि आपके बारे में कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आप उनसे ले रखा था। इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वो एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं और बताते हैं कि सर, कुछ साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100-100 रुपये मिल जाए तो तुम उन 100 रुपयों का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरीके से जवाब दिए। स्टूडेंट ने तो कहा कि सर, हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों से झूला झूलेंगे। तो कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे। तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौना खरीदने को बोलते हैं। तो जब मेरे बताने का नंबर आता है तो मैं उनसे कहता है कि सर, मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आँखों का चश्मा बनवा कर दूँगा। वो जब दूसरों के कपड़े की सिलाई करती हैं तो आंखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस सवाल को सुनने के बाद शीतल सर ने अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ की आँखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों में से अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज़ भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद वो लड़का कहता है जो कि अब एक जिला कलेक्ट्रेट बन चुका था कि सर, मेरे पिताजी की मृत्यु है मेरे बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है और वे दूसरों के घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्च पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी हैं, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए उनके हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उन बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उनसे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उनके बाद शीतल सर उस बच्चे को 100 रुपये की बजाय 200 रुपये देते हुए कहते हैं कि बेटा, ये 100 रुपये तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ और ये जो 100 रुपये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो
मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्ट्रेट साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती और फ्री में भी पढ़ने के लिए किताबें दिया करते थे, कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिलाते थे। उनके बहुत ही एहसान मुझ पर है। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल सर भी सुनते हैं तो वो भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस सब बात को सुनते हुए कलेक्ट्रेट बाबू भी रोने लगते हैं। इनके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में शीतल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्ट्रेट साहब को दे देते हैं। के बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफ़र तय करने के बाद उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वो तो यहां से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। पास पड़ोस वाले से जानकारी की तो उनका वर्तमान एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्ट्रेट साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है, जी बताइए आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्ट्रेट साहब कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी थी। क्या शीतल सर का घर यही है? अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता। उसने अपने पिताजी को घर से बाहर निकालकर एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। वो खुद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 3-4 सालों से वो अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी है या नहीं। वो पूछता है कि आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पैसे की बात सुनकर उनके दिल में लालच आ जाती है और कहता है कि जो कुछ भी हो पैसा मुझे दे दीजिए, मैं वो पैसा उन्हें दे दूँगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच बताओ, वो फिलहाल रहते कहाँ हैं। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई उगल ही देता है कि उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपनी सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर वह खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं और देखने में भी बहुत बीमार और कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर कलेक्ट्रेट साहब उनके पैरों को छूते हैं और शीतल सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए वो बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम अनमोल है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो शीतल सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वो उसे पहचान जाते हैं। ये वही लड़का है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे उनकी माँ की आँखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वो एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम वही अनमोल हो जिनको मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस पर अनमोल कहता है कि हाँ सर, मैं वही लड़का हूँ जिनको आपने 200 रुपये दिए और कहा था कि
100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफ़ा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसू की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोता देख अनमोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो उनसे पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो। उनके बाद शीतल सर अपनी पूरी कहानी कलेक्ट्रेट अनमोल को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि मेरा बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी का औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उसने मेरी कोई कदर ना हो सकी। वो मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अब अनमोल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो शीतल सर अनमोल से उनका हाल चाल लेते हैं और पूछते हैं कि बेटा अब तुम करते क्या हो। तो अनमोल बताता है कि सर मैंने आगे भी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा। खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्ट्रेट बन गया हूँ। अब शीतल सर ये बातें सुनते हैं तो अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इनके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे हुए ऐसे ही बातचीत करते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद जो अनमोल होता है वो शीतल सर से कहता है कि सर अब आप सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर शीतल सर अचंभे में पड़ जाते हैं। वो पूछने लगते हैं, बेटा अनमोल, तुम मुझे यहाँ वृद्धाश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उनके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम से मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे अपने घर की तरफ को चल देता है। घर पहुँचता है तो दोस्तों कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनके 2 बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते हुए घर के बाहर गेट पर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतारता है और साथ में ही शीतल सर को भी गाड़ी से उतार कर लेता है और कहता है कि सर आज के बाद से यही आपका अपना घर से अब आप यहीं हमारे साथ रहेंगे ना कि वृद्धाश्रम में। अब जैसे ही शीतल सर अनमोल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखें भर आती है। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में ही अनमोल की माँ और पत्नी भी बाहर से आ जाती हैं। उनके बाद ये सब लोग शीतल सर को भी अपने साथ घर के अंदर ले आते हैं।
अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाता है, नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को शीतल सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी वो इन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ का चश्मा बनवाने के लिए भी 100 रुपये दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनमोल की सहायता की हुई थी, तो इसलिए उनकी माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती हैं। कलेक्टर साहब शीतल सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती के साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी लोग ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब शीतल सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर बेटे के बारे में सोचते जिनको केवल कभी 100 रुपये देकर मदद की थी, आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया। जब भी वो इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसा कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीत गया। अब जो शीतल सर का लड़का होता है, वो जिस जॉब को करता है उनमें कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे ये बात भी पता थी कि उनके पिताजी अब वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं बल्कि एक कलेक्ट्रेट के घर में रहते हैं। वो अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। उनके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर से बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वो गार्ड शीतल सर से बताता है कि एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उनसे जाके कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा वो बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वो मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गया था। मेरे लाखों मना करने पर मेरी एक ना सुनी थी, मेरी भावनाओं का खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है। अब उनका बेटा ये सब बातें सुनता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपने पिताजी से मिलना चाहिए। इसलिए वो बाहर से ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मैं आपका बेटा यहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद शीतल सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे अकेले वृद्धाश्रम में छोड़कर गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुम मेरी एक ना सुनी थी, तो फिर तुम आज यहाँ क्यों चले आए हो? तो उनका बेटा कहता है कि पिताजी मैं एक केस में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ एक आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे जान बचा सकते हो। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए।
लेकिन शीतल सर कहते हैं कि ये तेरे बुरे कर्मों की सज़ा है जो आज तुझे भगवान ने दे दी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीतल सर गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी ना रोको। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो शाम में कलेक्ट्रेट साहब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चलता है कि आज शीतल सर का बेटा उनसे यहाँ मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धिक्कारते हुए भगा दिया था। कलेक्ट्रेट साहब को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो भी इस केस का कोई दिलचस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही ना जाने देते हैं। इस सब के बाद शीतल सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्त, ये थी आज की कहानी, जिस कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 100 रुपये देकर उनकी सहायता की और आज उन 100 रुपये का बदला उस लड़के ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अदा किया। आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय कमेंट में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दीजिएगा। फिर एक मिलते हैं नई और ट्रेंडिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।